नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और मेरे साथ फ्रेम में है मनीष कुमार जी। मनीष जी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाते हैं और खर्चा पानी के सप्ताहांत के कार्यक्रमों में हमारे साथ हमको हमको अपने ज्ञान से अभिसिंचित करते रहते हैं। मनीष जी नमस्ते, कैसे हैं? नमस्ते नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धांत जी, इतना जेनरस स्वागत करने के लिए। अरे, तो मनीष जी के साथ आज हम लोग दो तीन टॉपिक्स पे बातचीत करेंगे। हम लोग मनीष जी के साथ जो खर्चा पानी होता है, थोड़ा सा बिहाइंड द सीन यहाँ पे लोगों को देना चाहिए। खर्चा पानी मनीष जी के साथ जब करना होता है तो मुझे 4 दिन पहले से सोचना पड़ता है। मुझे 4 दिन पहले से खोजना पड़ता है कि मैं जब मेरे शो पे मनीष कुमार आएंगे तो मुझे टॉपिक्स क्या क्या रखने हैं। और क्योंकि मनीष जी का इसरार होता है कि वो किसी भी टॉपिक पे बिना तैयारी के बात नहीं कर सकते, और उनकी तैयारी में जो वो जिस चीज को तैयारी कहते हैं उसमें ढेर सारा डेटा, ढेर सारा मतलब आंकड़ों में छिपा सच होता है। और कई कई बार हम लोग इस पर ही ब्रेनस्टॉर्म करते रह जाते हैं गुरुवार की रात तक कि मनीष जी कुछ फाइनल हो पाया। आप भी मनीष जी कहते हैं यार सिद्धांत जी सच में फाइनल नहीं हो पाया, क्या होता है? फिर अचानक से कुछ टॉपिक आता है तो हम उस पर उसको पिक करते हैं। तो मनीष जी आज हम लोग बातचीत करेंगे पेट्रोल और डीजल की प्राइसिंग पर। आपने एक बार डी रेगुलेशन पर बातचीत की थी, बहुत सारगर्भित और बहुत ज्यादा सूचनाओं से पगी हुई बातचीत थी वो, कि कैसे जो पेट्रोलियम का डी रेगुलेशन है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का डी रेगुलेशन है, असल में एक बहुत बड़ा मिथ है, आपने बताया था। इस पर हमने बातचीत की थी और इसका एक और एक्सटेंशन अब लेने जा रहे हैं आज के शो में। दूसरी खबर है आईआरसीटीसी और रेलवे को लेकर। ये आज की ऐसी खबर है जिसको लेकर ऐसा भयानक सा हल्ला मचा हुआ है आज पूरे देश भर में। मतलब रोल बैक होता, फैसला आता है, फिर फैसला 19-20 घंटे में रोल बैक हो जाता है। क्यों है ऐसा, क्या है ऐसा? तो इस पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। और इसलिए सबसे पहले हम बातचीत करेंगे पेट्रोल और डीजल की प्राइसिंग पे। आप मतलब पेट्रोल और डीजल यूज कर रहे हैं मनीष जी, कितना रिटेल प्राइस पे कर रहे हैं इधर विचार? ये देखिए, पेट्रोल और डीजल आज भी जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 1 लीटर के लिए 108 रुपए के आसपास हो गया, 108 109 रुपया प्रति लीटर। तो लगातार बढ़ रही है पेट्रोल डीजल की कीमत। और पेट्रोल डीजल की कीमत का बढ़ना इसलिए भी चिंता का विषय है क्योंकि इसका असर महंगाई पे भी होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, चार्जेस, तो उसके वजह से जो बाकी जो जरूरत के सामान है उसकी भी कीमत बढ़ेगी। आने वाले दिनों में त्योहारों का मौसम है, घर का खर्च वैसे भी बढ़ जाता है लोगों का। आपका इस प्रोग्राम का नाम ही है खर्चा पानी। मुझे लगता है कि ये विषय बहुत ही ज्यादा गंभीर है लोगों से के खर्चा पानी से जुड़ा हुआ, और इसलिए इस पे बातचीत करना बहुत जरूरी है। इसलिए शायद हमने इसको डिसाइड भी किया था हम दोनों ने मिलकर जी। तो आपने पूछा कीमत, तो इसी महीने के अंदर में पेट्रोल की कीमत शुरुआत में 105 रुपए थी, के शुरुआत में, जहां तक मुझे ध्यान में है, और आज कीमत 108 रुपए हो गई। तो 3 रुपए की वृद्धि अपने आप में वृद्धि वो वैसे ही हुई है, 30 पैसे 35 पैसे, 30 पैसे 35 पैसे, बिल्कुल डेली बेसिस पे इस तरह से वृद्धि होते होते में 108 रुपया इसी महीने के अंदर में हम देखते हैं। हाँ, अच्छा, तो जो पेट्रोल वाला पूरा खेल है, मतलब मैं एक गोल्डमैन की रिपोर्ट देख रहा था। गोल्डमैन सैक्स जो है, उन्होंने जो ब्रेंट को लेकर 27 अक्टूबर को उन्होंने एक प्रोजेक्शन दिया था। जिनको नहीं पता है कि वो ग्लोबल फाइनेंस रिसर्च एजेंसी है, तो उन्होंने गोल्डमैन एंड सैक्स ने जो प्रोजेक्शन दिया था कि जो ब्रेंट है, मतलब क्रूड ऑयल जो हम खरीदते हैं, कच्चा तेल, वो $110 प्रति बैरल अगले साल तक हिट कर सकता है। ये गोल्डमैन एंड सैक्स का आकलन। उन्हीं का आकलन ये है कि इस साल के अंत तक वो $90 प्रति बैरल जाएगा, दिसंबर के महीने तक। तो मिला जुला के ये जिस इंटरनेशनल मार्केट की गोल्डमैन एंड सैक्स इस साल 90 और अगले साल 110 कर रहे हैं, तो ये इंटरनेशनल मार्केट का जो पूरी कार्यशैली है वो कैसे काम करती है? मतलब ये पेट्रोल वाला जो पूरा प्राइसिंग है वो डिसाइड कैसे होता है? मुझे तो पता है बेसिकली सबसे ज्यादा इसमें मांग और आपूर्ति वाला हिसाब ज्यादा काम करता है, बाकी क्या फैक्टर्स हैं? और आज मान लीजिए ब्रेंट 84-85 रुपए प्रति बैरल है, कल को ब्रेंट का दाम $1 प्रति बैरल बढ़ता है, तो हमको वो $1 प्रति बैरल जो बढ़ा है वो कल मुझे पेट्रोल पंप पे कितने दिन बाद रिफ्लेक्ट होगा?
अभी जैसे आज मैं खबर पढ़ रहा था कि इस साल मतलब ये कोई बहुत बड़ा अचंभा नहीं होगा कि अगर इस साल हम 150 रुपए तक लीटर तक पेट्रोल टच कर जाए। मनीष जी। देखिए सिद्धांत जी, जहां तक ये बात है इंटरनेशनल प्राइस का जो मूवमेंट है, आपने ब्रेंट का एग्जांपल लिया, ब्रेंट एक तरीके का एग्जांपल हो सकता है, उसके अलावा भी बहुत सारे कच्चे तेल के सोर्सेज हैं। हम अगर उन सभी को लेकर के चले, ये बात बिल्कुल सच है कि अभी का जो हम प्राइस राइज देख रहे हैं हिंदुस्तान में, उसमें इंटरनेशनल मार्केट के मूवमेंट का जो प्राइस राइज है उसका रोल है, लेकिन उसके रोल से ज्यादा बहुत ही सिंपलिस्टिक आंसर होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है। और सच्चाई भी है कुछ हद तक, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। इस पूरी कहानी की सच्चाई में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जिसके बारे में हम लोग इस चर्चा में बातचीत करेंगे। आपने ये पूछा कि प्राइस जिस तरीके से बढ़ रहा है तो उस प्राइस का इम्पैक्ट हमारे डोमेस्टिक मार्केट प्राइस में होगा, कब दिखेगा वो? देखिए, जब रेगुलेटेड मैकेनिज्म था प्राइस का 2014 तक, आपको पता है डीजल का प्राइस रेगुलेटेड हुआ करता था, 2011-12 में पेट्रोल का था। उससे पहले जो फॉर्मूला था हमारे यहाँ, उसके हिसाब से हर 15 दिन पे, हर महीने के 15वें दिन पे इसका रिवीजन होता था, मतलब महीने में 2 बार। लेकिन अब जब से डीरेगुलेट हुआ है तो ये डेली रिवीजन का प्रोविजन है। मतलब अगर 30 पैसा बढ़ा तो 30 पैसा दिखेगा। अगर आज कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि होती है और इंटरनेशनल पेट्रोल के प्राइस में वृद्धि होती है या डीजल के प्राइस में वृद्धि होती है, उसका इम्पैक्ट बिल्कुल तुरंत दिखेगा। तो उसके लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वो दिखेगा। लेकिन वो कितना दिखेगा नहीं दिखेगा ये डिपेंड करता है बहुत सारे स्टेक होल्डर्स पे। और पेट्रोल या डीजल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पूरे तौर पे हम अगर देखें तो उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कुल मिलाकर के उसको हम 4 हिस्से में बांट सकते हैं। पहला आपका इंटरनेशनल मार्केट का प्राइस का जो मूवमेंट है जिसके बारे में अभी हमने चर्चा किया, दूसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट, तीसरा है स्टेट गवर्नमेंट और चौथा है पेट्रोलियम कंपनी। ये सारे स्टेक होल्डर आज की तारीख में बहुत ही पावरफुल है। इसीलिए जो पिछले चर्चा में हम लोगों ने बात की थी कि डीरेगुलेशन अपने आप में एक मिथ है, क्योंकि डीरेगुलेशन का उद्देश्य क्या था? डीरेगुलेशन का उद्देश्य ये था कि प्राइस जिस तरीके से मूवमेंट होगा इंटरनेशनल मार्केट में, उस तरीके से डोमेस्टिक मार्केट में मूवमेंट होगा। लेकिन ऐसा हम देखते नहीं है, खासकर तब जब 2015-16 में आपने देखा होगा कि पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल डीजल की प्राइस की बहुत कमी हुई, प्राइस में गिरावट हुई, लेकिन उतना गिरावट हमारे यहाँ के मार्केट में नहीं हुई, हमारे डोमेस्टिक मार्केट में नहीं हुआ। फिर उसके बाद इसी पिछले ही साल 2020 में जब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल डीजल प्राइस में कमी हो रही थी तो हमारे यहाँ पे नहीं हो रहा था। तो जो स्टेक होल्डर्स हैं डीरेगुलेशन के फेज में, वो एक्चुअली रेगुलेशन के 4 पॉइंट बन गए और कहीं ना कहीं रेगुलेशन ज्यादा होने लगा। जो आपने कहा था कि रेगुलेशन हम कम करेंगे, उसके जगह पे आपको 4 जगह से अभी कंट्रोल होता है प्राइस, सिर्फ एक जगह से कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ये जो 150 रुपए तक जाने वाली पेट्रोल की बात है, ये कयास है, ये कितना सही है? जी देखिए, अगर बाकी सारे पॉलिसी जो अभी आज की तारीख में लागू है, अगर वही रहता है, जैसे एक्साइज ड्यूटी हो, चाहे उसका स्टेट का वैट हो, तो दिल्ली में इस साल के अंत तक मेरा अनुमान है कि हम 125 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल पे करेंगे, 125 रुपया प्रति लीटर। और अगर मुझे 125, मुझे ये, तो आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर मनीष, बट मुझे ये पता नहीं क्यों ये प्रोजेक्शन थोड़ा सा अलग लग रहा है, क्योंकि 110 हम छू रहे हैं ऑलरेडी और नवंबर पूरा बचा हुआ। 110 हम पेट्रोल की प्राइस को छू रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये चीज क्योंकि अभी जो अनुमान आपने भी शुरुआत में जिक्र किया कि अगर $80 के आसपास में प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत है आज की तारीख में इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट की, तो 80 मेरे ख्याल से 80 से ऊपर ही चली गई, 80-84 के आसपास में है। अगर इस साल के अंत तक उसका अनुमान है कि 90-95 के आसपास पहुंच जाता है, तो लगभग 12-13%, 14% का ग्रोथ रेट है। अगर उस हिसाब से हम आकलन करें तो इस साल के अंत तक 125-130 के आसपास में पेट्रोल की प्राइस में कीमत में वृद्धि होगी। क्योंकि अगर आप पिछले अप्रैल के महीने से स्टार्ट कीजिए तो ग्रोथ रेट इंटरनेशनल प्राइस में जो होता है वही आपको ग्रोथ रेट दिखाई देगा डोमेस्टिक मार्केट के प्राइस में। ओके, वो उसी आधार पर मैं आकलन कर रहा हूँ कि 125 से 130 के आसपास में टच करता है
लेकिन अगर कुछ पॉलिसी चेंज हो बीच में तो उस पर भी निर्भर करता है। और रही बात 150 या 200 तक पहुंचने की, एक तो ये बात है कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन पेट्रोल के केस में नहीं किया जा सकता, क्योंकि पेट्रोल की कीमत, जैसा आपने भी बताया कि इसमें मांग और आपूर्ति, डिमांड और सप्लाई का एक खेल होता है, और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में। दो कंट्री के बीच में रिलेशन कैसा होगा उससे भी डिपेंड करता है कि कच्चे तेल की कीमत क्या होगी। ईरान के ऊपर में अगर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये सब सारा खेल चलता रहता है, इसीलिए लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन से इसमें बचा जाता है जनरली। लेकिन ये तो जरूर है कि जिस रफ्तार से बढ़ रही है, तो कम से कम, जो मैंने कहा, बिल्कुल वो कम से कम होगा। जो आप कह रहे हैं वो भी संभावना, इसमें उसको नकारा नहीं जा सकता है। अच्छा ठीक है, संभावना की बात हो रही है तो संभावनाओं पर कुछ भी बात कर सकते हैं। 200 रुपए तक कब जाएगा? 200 रुपए तक जाने में, वही मैं बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन से हमें बचना चाहिए। लेकिन अगर ये सब कुछ ऐसा ही रहा तो इसी महीने अगले साल तक में हम लोग शायद 200 रुपए को वेलकम कर रहे होंगे। मुझे लगता है कि एक शार्प डिप आएगा जनवरी फरवरी के दरमियान, जब चुनाव आएंगे। नहीं, उसमें इंटरनेशनल मार्केट के मूवमेंट के बेसिस पे, क्योंकि हमारा प्रोजेक्शन जो होता है जनरली इंटरनेशनल प्राइस के मूवमेंट पे होता है। अब चुनाव यूपी में हो तो उसका असर सिर्फ यूपी में दिखेगा। आज ही मैंने कहीं सुना, किसी पत्रकार ने ही बताया कि संभावना ये है कि यूपी में वैट जो अभी 25% या 26% के आसपास में है, तो उसको शायद कम कर दिया जाए। तो यूपी में प्राइस कम हो सकता है, लेकिन यूपी की वजह से दिल्ली में कम होगा ऐसा तो है नहीं। हाँ, दिल्ली में नहीं कम होगा, लेकिन उसके साथ आप 4-5 राज्यों में चुनाव है, पंजाब में चुनाव भी साथ में ही होगा आपका, है ना। तो इन सब राज्यों में चुनाव भी साथ में ही होंगे, उत्तराखंड में भी साथ में होगा। मेरे ख्याल से एक शार्प डिप देश के कुछ राज्यों में तो जरूर देखने को मिलेगा। हाँ, ये डिप तभी हो सकता है जब वैट के जो शेयर है उसमें अगर कमी होती है, तो स्टेट जो चार्ज करता है। यहीं पे मैं आपको वहां पे उस पे भी लाना चाहूंगा, क्योंकि मैंने कहा कि स्टेक होल्डर्स इसमें बहुत सारे हैं, और जो मैं लगातार बोल रहा हूँ कि डीरेगुलेशन बेसिकली एक मिथ है। होता क्या है, आज की तारीख में पेट्रोल की कीमत के ऊपर में एक्साइज ड्यूटी लगता है। एक्साइज लगा, स्टेट अपना वैट भी लगाया, और उसके बाद प्रॉफिट का क्या खेल चल रहा है वो किसी को अब आंकड़ों में दिखता नहीं है। जब तक रेगुलेटेड था तब तक हमारे पास वो जानकारी थी कि प्रॉफिट का शेयर क्या है कंपनीज का, और उसके बाद इंटरनेशनल प्राइस के मूवमेंट का। हम इंटरनेशनल प्राइस के मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाकी सारी चीजें, एक्साइज, अगर 2015-16 में आप अगर देखें तो उस समय में कितना था एक्साइज, वो बढ़ा दिया गया। 2014 मार्च में एक्साइज 1 लीटर पे 9 रुपया 48 पैसा था दिल्ली में। ठीक है, मैं दिल्ली के प्राइस के बेसिस पे बता रहा हूँ। 2020 अक्टूबर में, पिछले ही साल इस समय में, एक्साइज 32 रुपया 98 पैसा हो गया, लगभग 33 रुपया 1 लीटर पेट्रोल पे। तो अब जिस समय प्राइस कम होने लगा, आपने एक्साइज को बढ़ा दिया, तो जो डीरेगुलेशन का फायदा कंज्यूमर को मिलना चाहिए था, वो कंज्यूमर को फायदा मिला नहीं, वो चला गया सेंटर के पास में। अच्छा, इसी दौरान अलग अलग राज्यों ने अपने वैट को भी रिवाइज किया। जब प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में नीचे जा रही थी, दिल्ली में 12% किसी दौरान हुआ करता था, 12% से बढ़ करके वो 28%, 20% के आसपास हुआ, फिर उसके बाद 30% आज की तारीख में है। तो वैट का भी परसेंटेज जो है स्टेट लेवल पे वो भी बढ़ा है। स्टेट ने भी इस मामले में किया है। जो अंतर स्टेट और सेंटर में टैक्स चार्ज करने में होता है वो ये होता है कि वैट परसेंटेज लेवल पे लगाया जाता है कि इतना परसेंट टोटल जो चार्जेस हैं उस पे लगेगी, और जो एक्साइज ड्यूटी है वो रुपीज के टर्म्स में लगता है। तो अगर प्राइस बढ़ता है इंटरनेशनल मार्केट में, तो वैट का शेयर भी, वैट का टोटल अमाउंट वो भी बढ़ेगा। और वही चीज हम देखते हैं कि अगर, लेकिन एक तुलना और भी बहुत ही गंभीर तुलना है ये, अगर हम मार्च 2014 का जो बेसिकली आप यूपीए 2 का जो पीरियड है, अगर उसको और आज की तारीख को कंपेयर करें, तो एक जो विशेष अंतर आपको दिखाई देता है वो ये कि पहले स्टेट का शेयर पेट्रोल के अंदर में, पेट्रोल के प्राइस में ज्यादा हुआ करता था, और आज की तारीख में सेंटर का शेयर ज्यादा होता है। मैं एग्जांपल दे रहा था मार्च 2014 का। उस समय में स्टेट का जो शेयर था दिल्ली का,
वो 12 रुपया 20 पैसा था 1 लीटर पे, और केंद्र का जो शेयर था वो 9 रुपया 48 पैसा था। और आज की तारीख में उल्टा हो गया, ये स्टेट का शेयर कम हो गया सेंटर की तुलना में, वो है 24 रुपया, और सेंट्रल एक्साइज जो है वो लगभग 33 रुपया हो गया। ये भी एक तुलना हम देख सकते हैं कि जो रेगुलेशन का डिग्री है वो स्टेट की तरफ से भी बढ़ा है और सेंटर की तरफ से बढ़ा है, लेकिन सेंटर की तरफ से ज्यादा बढ़ा है। और उसके बाद पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा जो तीसरा स्टेक होल्डर इस पूरे प्रोग्राम, इस पूरे प्राइसिंग सिस्टम के अंदर में है, वो है प्रॉफिट का। मतलब राज्यों की तुलना में केंद्र ने ज्यादा ही महंगाई को पैसा बढ़ाया। जी बिल्कुल, जो टैक्स कलेक्शन है सेंटर का वो ज्यादा है राज्य की तुलना में। लेकिन एक चीज जो हमें पता नहीं चल पाता है आंकड़ों से, खासकर प्रति लीटर पेट्रोल के हिसाब से या पेट्रोल या डीजल के हिसाब से, वो है कि आखिर प्रॉफिट का क्या हुआ पेट्रोलियम कंपनी का। इसमें मैंने आपको प्राइवेट सेक्टर के बारे में बताया था पिछली बार, और पब्लिक सेक्टर के बारे में भी बताया था। तो इन आंकड़ों से अब वो आंकड़ा देना बंद कर दिया कंपनियों ने, जो प्राइस बिल्डअप देते हैं, तो उनका आंकड़ा आपको एग्रीगेट फिगर जो होता है उसी से पता चलता है। और वो पिछली प्रोग्राम में भी हमने जिक्र किया था कि पिछले कई साल में लगातार प्राइवेट कंपनी का भी प्रॉफिट बढ़ा है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज का भी प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन मार्केट शेयर जो है प्राइवेट कंपनी का भी ज्यादा बढ़ा है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये चीज कहा जा सकता है कि आखिर 4 पॉइंट है जहां से रेगुलेट होने लगा है प्राइस। पहले एक जगह से होता था, अब 4 जगह से होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज जानना चाहता हूँ। मैं कल्पना करता हूँ देश में उस खुशगवार जगह की, उस एक मेरी कल्पना में वो एक राज्य है जहाँ अभी भी 100 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है। अब तो 100 रुपए भी मतलब वो पार कर गया है। इस देश में एक खुशगवार जगह है जहाँ पे आप गाड़ी लेकर जाते हैं और पेट्रोल पंप वाला आपकी गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल डालता है तो आपको 100 रुपए। आपकी गाड़ी में अगर 100 रुपए का पेट्रोल आया और इसको हम ब्रेक डाउन करें अगर मनीष जी, जैसा आप राज्यों का और केंद्र का वर्गीकरण बता रहे थे, 100 रुपए को ब्रेक डाउन करें तो 100 रुपए में से कितना पैसा राज्य ले रहे हैं, कितना पैसा केंद्र ले रहा है, और तेल शोधन कंपनियां कितना ले रही हैं मिला जुला कर, मनीष जी मोटा मोटी हिसाब। इसमें मैं वही आपको बता रहा था कि अगर मान लीजिए कि 100 रुपए का तेल है तो उसमें जो डीलर का कमीशन है लगभग वो 3-3.5 रुपया हो जाता है। सेंटर का लगभग उसमें 33% के आसपास बन जाएगा, 33 रुपए के आसपास। और दिल्ली जैसे राज्य में 22 रुपया स्टेट का शेयर बन जाएगा। लेकिन मुश्किल इसमें यह है कि जो प्राइस 1 लीटर पेट्रोल का हमें आज की तारीख में दिखता है, जो वेबसाइट है उसके ऊपर में पेट्रोलियम कंपनी, उसमें प्रॉफिट शेयर नहीं दिखता है। तो प्रॉफिट शेयर को कैलकुलेट करने के लिए हमें इसके एग्रीगेट फिगर पे जो रेवेन्यू उनका कैलकुलेट करते हैं उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। तो वो मैं आपको पिछले, जब हम इसी मुद्दे पे जब बात कर रहे थे पिछली बार, उस समय में हमने चर्चा किया था तकरीबन 24,500 करोड़ रुपए का फायदा, शुद्ध प्रॉफिट पेट्रोलियम कंपनीज को हुआ इस पिछले 3-4 साल के अंदर में। एक बार मुझे फिर से वो देखना पड़ेगा शायद उसमें, तो लेकिन प्रॉफिट में भी वृद्धि होती है। और जो असल में पेट्रोल की कीमत है वो लगभग आपको 38 रुपए, और आज की तारीख में वो शायद वो 44 रुपए के आसपास में। तो 44 रुपए का पेट्रोल 108 रुपया में इस तरीके से जोड़ करके हो। अच्छा, ये मैं जानना चाह रहा हूँ उसमें, एक तो 2021 का बजट है और बजट में आपको याद होगा एक फार्मर सेस आया था पेट्रोल पे 2.5 रुपए पर लीटर। और मैं अभी एक खबर पढ़ रहा था आपसे बात करते करते, उसमें केरला के फाइनेंस मिनिस्टर के.एन. बालागोपाल ने कहा है, ये 15 जुलाई 2021 की खबर है, उन्होंने कहा है कि केंद्र का जो पेट्रोल और डीजल पे एक्सेसिव टैक्सेशन है और सेस है वो एक बड़ा बर्डन है हमारे लिए। और मतलब मैं इस पे राज्यों के साथ थोड़ी सहानुभूति भी रखता हूं, क्योंकि राज्य और केंद्र का एक झगड़ा चल रहा है जीएसटी काउंसिल।
और जब जब पेट्रोल की बात आती है कि पेट्रोल डीजल को साहब जीएसटी के अंदर क्यों नहीं किया जाता है, एक रेगुलेट करके एक छोटे टैक्स स्लैब में डाल दें, सबसे जीएसटी के सबसे ऊंचाई भरे टैक्स स्लैब में 28% वाले में भी डाल दें तो भी ये सस्ता होगा अभी के मुकाबले। तो लेकिन फिर वो उनका झगड़ा है कि साहब हमको जीएसटी का अपना रिफंड ही वापस नहीं देता है केंद्र। जी बिल्कुल सही बात आप ये कह रहे हैं, आपने केरल का ही एग्जांपल लिया। बात बिल्कुल सही है कि जो आज की तारीख में पेट्रोल में सबसे ज्यादा टैक्स का प्रोपोर्शन है, सबसे ज्यादा सेंटर का है। अलग अलग राज्य अलग अलग रेट पे लगाते हैं अपना अपना, लेकिन किसी भी राज्य का सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन टैक्स का वो है आसाम में 33%। ओके। और उसके बाद आपको उससे थोड़ा सा 2% ज्यादा है तेलंगाना में, और उसके बाद आता है दिल्ली का 30% का। तो अगर हम दिल्ली को भी एक पैरामीटर मान करके रखें तो भी हमें दिखता है यहाँ पे कि सेंटर का ही शेयर सबसे ज्यादा है पेट्रोलियम प्राइस में जो कलेक्शन है वो। दूसरी बात जो आपने कही वो बिल्कुल सही है कि राज्यों के प्रति सहानुभूति जो आप रखते हैं उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। कारण ये है कि एक फिस्कल फेडरलिज्म कोई भी राज्य हो सकता है, वो गैर मतलब किसी भी पार्टी द्वारा शासित केरल भी हो सकता है, वो केरल भी हो सकता है, वो गुजरात भी हो सकता है, वो बिहार भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि सारे राज्यों के पास, सारे राज्यों में एक जीएसटी आने के बाद एक क्राइसिस देखी गई खुद की कमाई करने की। बिल्कुल, वो पेट्रोल से, डीजल से, एलपीजी से और शराब से, ये उनके प्राइमरी सोर्स हैं कमाई के। बिल्कुल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और अल्कोहल, यही दो प्रोडक्ट हैं जो जीएसटी में अभी शामिल नहीं। और लगातार केंद्र की तरफ से ये मांग होती रहती है जीएसटी काउंसिल में कि हम इन दोनों प्रोडक्ट को भी शामिल करें, लेकिन मजबूरी राज्यों की ये है कि ज्यादातर सोशल सेक्टर का जो एक्सपेंडिचर है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा हो, और बहुत हद तक जो प्रशासनिक मामले हैं, उन सभी पे होने वाले खर्च का सबसे ज्यादा वहन जो करता है वो राज्य करता है। तो राज्यों के लिए खर्च ज्यादा है और उसके आमदनी के स्रोत बहुत ही लिमिटेड है, दो ही सोर्स है। आपने केरल का भी जिक्र किया था अभी। केरल के ही केस में पिछले साल वहां के वित्त मंत्री लगातार मांग करते रहे जीएसटी काउंसिल में कि उनको उनका जो जीएसटी का बकाया है वो जल्दी दिया जाए, क्योंकि उनका अपना एक्सपेंडिचर था अलग अलग मदों में। तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों के बीच में जो टकराव है, उसके बाद में ये कहना कि स्टेट को अपना हिस्सा कम कर देना चाहिए। अभी प्रोग्राम की शुरुआत में जब हम लोग बात कर रहे थे तो हमने कहा कि यूपी में संभावना है कि वैट का शेयर कम कर दिया जाए, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। परमानेंट सॉल्यूशन कहीं ना कहीं हमें इस और भी जाना पड़ेगा कि ये सारा जो मैकेनिज्म आया है, जो अलग अलग पॉइंट्स ऑफ कंट्रोल बने हैं प्राइस, वो आखिर अलग अलग पॉइंट्स ऑफ कंट्रोल बने ही क्यों? आखिर एक कंज्यूमर को अगर कीमत में कमी चाहिए तो वो कहेगा केंद्र सरकार से, और केंद्र सरकार क्या कहेगी कि राज्यों की वजह से पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। केंद्र सरकार ये भी कहेगी कि इंटरनेशनल मार्केट की वजह से पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। तो ये अलग अलग स्टेक होल्डर्स बन जाने के बाद एक दिक्कत ये हो जाती है कि आखिर हम डिमांड भी करें तो किससे करें? एक कंज्यूमर अगर दिल्ली की सरकार से मांग करनी चाहिए या फिर राज्य केंद्र की सरकार से मांग करनी चाहिए, ये एक असमंजस की स्थिति बन जाती है। तो एक पूरा प्राइसिंग फार्मूला जो हम आज की तारीख में फॉलो कर रहे हैं, या एक तो ये है कि एक झूठ पे बना हुआ फार्मूला है ये, अगर मैं इसमें बिना किसी संशय के ये बात बोल सकता हूँ। 2014-15 में मैं इसी विषय पे, पेट्रोल प्राइस पॉलिसी पे मास्टर ऑफ फिलोसफी लिख रहा था अपना। तो उस समय मेरा आना जाना पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के लाइब्रेरी में हुआ करता था। तो पुरानी रिपोर्ट को मैंने उसका अध्ययन किया। उससे एक बात बिल्कुल समझ में आ जाता है, जिस समस्या को आज हम फेस कर रहे हैं, जो आज का आर्गुमेंट दिया जा रहा है, उन्हीं सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कुछ फार्मूला बनाए गए थे 1970 के दशक में। तो ये सारे फार्मूला को हम लोग धीरे धीरे छोड़ते चले गए डीरेगुलेट करने की कोशिश में, लेकिन इसका नुकसान कौन उठा रहा है? कंज्यूमर उठा रहा है। अच्छा, एक चीज बताइएगा, हम इस टॉपिक को अब खात्मे की ओर है। इस टॉपिक के प्राइसिंग का जो फॉर्मूला तय किया सरकार ने, वो कितना पुख्ता है और उसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं? देखिए, आज की तारीख में जो प्राइसिंग फार्मूला है, डीरेगुलेटेड प्राइसिंग मैकेनिज्म, इसका प्रॉमिस कुछ और था, इसका रिजल्ट कुछ और है। ये हम लोग लगातार बातचीत करते जा रहे हैं। प्रॉमिस ये किया गया था कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर प्राइस नीचे जाएगा तो हमारे यहाँ पे भी प्राइस में कमी देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको पता है कि किस तरह से कंट्रोल किया गया। प्राइसिंग की भी एक कहानी है इसमें।
बात ये है कि जब हिंदुस्तान में लिबरलाइजेशन का पॉलिसी आया, उदारीकरण आया, उस समय में ये सोचा गया कि अलग अलग सेक्टर को डीरेगुलेट करना है, और कारण सबके अलग अलग थे। एक कहानी था ये कि जो कंपनी, सरकारी कंपनी घाटे में जा रही है, उन सारी कंपनियों को हम प्राइवेटाइज कर देंगे, तो उससे हमारा जो नुकसान है, सरकारी मद पे जो नुकसान बढ़ता है, बर्डन बढ़ता है, वो कम हो जाएगा। लेकिन मजे की बात ये थी कि पेट्रोलियम कंपनी, और खासकर सारी पेट्रोलियम, पूरा का पूरा पेट्रोलियम सेक्टर, ये प्रॉफिट में जाने वाली सेक्टर थी। तो आखिर कौन सा ऐसा फॉर्मूला बनाया जाए जिससे इसमें घाटा साबित कर दिया जाए, और उसी के आधार पे फॉर्मूला बनाया गया। उस फॉर्मूला के अंदर में ये पाया गया कि अंडर रिकवरी नाम का एक शब्द आया, और अंडर रिकवरी पेट्रोलियम सेक्टर की का ज्यादा है, और इसके वजह से हमें डीरेगुलेट करना चाहिए। अंडर रिकवरी क्या था? अंडर रिकवरी ये था, अंडर रिकवरी लॉस नहीं होता है। अंडर रिकवरी बेसिकली जो आपका डिजायर्ड प्राइस है, और डिजायर आपने शुरू में ही भी कहा कि आप कुछ भी डिजायर कर सकते हैं, तो जो आपका डिजायर्ड प्राइस है उससे कम में अगर आप बेचते हैं, तो जो अंतर आपको मिलता है वो अंडर रिकवरी है। और इस तरीके से अंडर रिकवरी को चर्चा में ऐसे लाया गया कि जैसे वो घाटा है, लेकिन वो घाटा था नहीं। तो उसके बेसिस पे हमने एक पूरा पॉलिसी बनाया कि डीरेगुलेट करना है, और डीरेगुलेट करने के बाद इस तरीके से बढ़ेगा, प्राइस में चेंज इंटरनेशनल मार्केट के प्राइस के हिसाब से होगा। कुछ कुल मिलाकर के 3-4 फॉर्मूले जो भारत में आजादी के बाद लगातार फॉलो किए गए। एक था कॉस्ट प्लस प्राइसिंग फॉर्मूला। इसका मतलब ये कि आपने जितना खर्च किया पेट्रोलियम कंपनीज ने, उसके ऊपर में टैक्स वगैरह लगा करके आपका प्रॉफिट शेयर को ध्यान में रखते हुए एक प्राइस पे आप पहुंचेंगे, वो आपको कंज्यूमर से चार्ज कर रहा है। उस फॉर्मूला से ये दिक्कत होने लगी कि इंटरनेशनल मार्केट का मूवमेंट का सीधा फ्लक्चुएशन हिंदुस्तान में दिखने लगा। अब बात ये है कि जब आप मार्केट में प्राइस को फ्लक्चुएट होने की आजादी दे देते हैं, तो उससे, खासकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में, उसका खतरा आपके बाकी सारे सेक्टर्स में भी होता है। इसीलिए सरकार उस समय भी सोची, उस समय भी जो अर्थशास्त्री लोग थे उन लोगों ने भी सोचा कि कहीं ना कहीं इसको हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। तो उसके बाद हम लोग लगातार एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसिंग मैकेनिज्म उसको फॉलो करते रहे, जिसमें कि सरकार तय करती थी, और अगर पेट्रोलियम कंपनी को अगर कुछ घाटा है तो सरकार उसको देने का प्रॉमिस की। पहले ऑयल बॉन्ड के तौर पे दिया, कभी कभी डायरेक्ट सब्सिडी के तौर पे दिया, कैश के रूप में, अलग अलग टाइम पे हुआ। लेकिन जो प्राइस कंज्यूमर पे करता है वो कहीं ना कहीं रेगुलेटेड और एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस था। उसमें फायदा ये होता था कि जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस नीचे जा रही है, तो सरकार के में जो फाइनेंशियल बर्डन था वो कम था, या फिर जो टैक्स के द्वारा जो कलेक्शन था वो उसको बढ़ा लेते थे, जैसे अभी भी करते हैं। तो आपने टैक्स का जो मैनिपुलेशन, एक तरीके से कहें टैक्स के थ्रू प्राइस में मैनिपुलेशन, वो वैसा ही है जो पहले था। लेकिन आज की तारीख में ये हो गया कि जब अपवर्ड डिवीजन होता है इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस का, उस समय में आपको दिखने लगता है डोमेस्टिक मार्केट में। तो इस तरीके से जो फॉर्मूला आज की तारीख में हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उस फॉर्मूला में ये दिक्कत है कि आप एक पॉइंट ऑफ रेगुलेशन से 4 पॉइंट ऑफ रेगुलेशन बना रहे हैं। कहीं ना कहीं एक ऐसे फॉर्मूला की हमें जरूरत है जहां पे वापस पॉइंट ऑफ रेगुलेशन एक हो, कम से कम इंटरवेंशन हो, रेगुलेशन, ताकि उनकी अकाउंटेबिलिटी भी हो, उनकी जिम्मेदारी भी हो, और उसके द्वारा हम एक सुधार की कल्पना भी कर सकते हैं, प्राइस की स्टेबिलिटी की भी कल्पना कर सकते हैं। चलिए, लंबी खिंच गई ये वाली बातचीत, हम सोचा था जोड़े में रैप करेंगे। अगली खबर है आईआरसीटीसी और रेलवे से जुड़ी। कुछ दिनों पहले आईआरसीटीसी पर आपने हमारा एक एक्सप्लेनर देखा होगा। आप लोगों ने, कई सारे लोगों ने कमेंट भी किया है उस पर। वो नहीं देखा हो तो हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, वहां से देख सकते हैं। आईआरसीटीसी के शेयर जो जैसे बदस्तूर चढ़े और फिर गिर के जमीन पर आ गए, उसे हमारे साथी दर्पण ने, हमारे यहाँ इंटर्नशिप कर रही हैं सुरभि और शिवेंद्र, इन लोगों ने मिलकर उसको लिखा था। तो देखिए, अब आईआरसीटीसी का एक और बवाल सामने है। रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने आईआरसीटीसी से मांग की, कहा कि अपना 50% प्रॉफिट हमारे साथ शेयर कीजिए। रेलवे मिनिस्ट्री ने कहा सो कहा। आईआरसीटीसी करती ही क्या है? रेलवे में कैटरिंग करना, रेलवे की बुकिंग्स, कैंसिलेशन, सब कुछ ये सब आईआरसीटीसी के जिम्मे। तो आईआरसीटीसी के जिम्मे है ये सब।
एक सेकंड, इसको फिर से लेंगे, एडिटर बाल बहुत कट कर लेना इसको। तो आईआरसीटीसी करती क्या है, रेलवे के कैंसिलेशन, बुकिंग, कैटरिंग, ये सब उनके जिम्मे आता है। अब तो मिला जुला के रेलवे ने कहा कि साहब अपना 50% प्रॉफिट हमारे साथ शेयर कीजिए, लेकिन 19 घंटे के दरमियान, 18 से 19 घंटे के अंदर रेलवे ने कहा कि नहीं, नहीं करिए, फैसला हम वापस ले रहे हैं। मनीष जी, क्या हो रहा है? जी, ये बहुत ही हास्यास्पद है। कहानी ये है कि 19 घंटे पहले एक फैसला लिया गया कि जो आईआरसीटीसी का कन्वीनियंस फी होता है, बेसिकली अगर हम इंटरनेट पोर्टल पे अगर आईआरसीटीसी जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं उस पर अगर हम कुछ पेमेंट करते हैं तो उसका कुछ हिस्सा वो चार्ज करती है कन्वीनियंस फी के, सुविधा शुल्क के नाम पे। जो सुविधा शुल्क ये चार्ज करते हैं उसके ऊपर में सरकार ने ये कहा कि जितना आपने जमा किया है, लगभग 300 करोड़ का कन्वीनियंस फी इनके आईआरसीटीसी के पास जमा है, उसमें से 150 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने कहा था कि आप हमें दे दीजिए। कहानी बस इतनी थी। उसी से स्टॉक मार्केट में आपने उसका बवाल देखा, और वही बवाल के बाद स्टॉक प्राइस जो है बेसिकली आईआरसीटीसी का वो डिक्लाइन हुआ, और उसके वजह से सरकार ने उस फैसले को वापस ले लिया। कहानी दिखने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन इसके पीछे जो इतना बहुत सारा इकोनॉमिक्स है वो भी हम लोगों को देखना चाहिए। जरूर। स्टॉक मार्केट कितना पावरफुल तरीके से इंटरवीन करता है कि एक पॉलिसी जो एक मजबूत सरकार ने लिया, उस मजबूत सरकार को 19 घंटे में अपना फैसला वापस लेने के लिए भी मजबूर कर दिया। तो स्टॉक मार्केट का खेल कई बार मुझे भी वो मजाकिया लहजा से भी मैं कहता हूँ, और मजाकिया लहजा से नहीं, बहुत सारे लोगों ने सीरियसली कुछ स्टडी किया, आपको पता होगा, इंटरनेट पे अवेलेबल भी होगा वो, कि स्टॉक मार्केट के मूवमेंट और सचिन तेंदुलकर का लगाया हुआ सेंचुरी, उसके आपस में भी कोरिलेशन। अब उसका क्या अर्थशास्त्र है लोगों को पता नहीं। मैं वही देख रहा था कि अगर रिसेशन वाले पीरियड को हटा दीजिए तो 44 बार सचिन तेंदुलकर के सेंचुरी के अगले दिन स्टॉक मार्केट के प्राइस में उछाल आता है। तो इस क्या वो नेशनल सेंटिमेंट से लोगों की बाइंग होती है क्या? नेशनल सेंटिमेंट हो सकता नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि कुछ ऐसे चीज हैं स्टॉक मार्केट के मूवमेंट में जो र्यूमर के ऊपर में बेस्ड हो, उसकी रियलिटी नहीं, उसका रियल बेस कुछ नहीं। सचिन तेंदुलकर का सेंचुरी का कोई अर्थशास्त्र में कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया नहीं जा सकता है कि लोग खुश हो गए, एक अच्छा माहौल बना, उसकी वजह से लेना शुरू कर दिया। ऐसा तो नहीं है कि कोई आपदा आया उसकी वजह से लोग अपने घर में कुछ सामान भरना शुरू किए, इस तरह का एक्सप्लेनेशन वहां पे नहीं है। और स्टॉक मार्केट के प्राइस के बेसिस पे और उसमें फॉल की वजह से अगर सरकार इस तरह का फैसला वापस लेती है तो वो सोचने वाली बात है कि आखिर जो प्रेशर पॉइंट है इस देश में वो कहाँ पे है। स्टॉक मार्केट के ब्रोकर के पास में है या फिर मतलब ये ऐसा डिसीजन था। मैं कहीं खबर पढ़ा था कि दीपम के सेक्रेटरी जो है उन्होंने कहा कि हम अपने निवेशकों का, आईआरसीटीसी के निवेशकों का ख्याल रखते हैं। तो मैं नहीं मानता कि कोई भी मिनिस्ट्री या कोई भी सेक्रेटरी इतना ज्यादा फोर साइटेड नहीं होता है कि वो ये ना देख सके कि हमारे इससे आईआरसीटीसी जैसे ब्रिटल शेयर मार्केट के प्लेयर का, जिसका अभी पिछला घाव भी नहीं कायदे से भरा हुआ है, आईआरसीटीसी को फिर से नुकसान नहीं होगा। दीपम सेक्रेटरी ने या किसी ने भी मंत्रालय ने देखा ही होगा, उनको अंदाज तो होगा ही ना मनीष की इतनी वोलेटिलिटी है मार्केट में, आईआरसीटीसी को नुकसान हो सकता है हमारे इस फैसले से। हाँ, लेकिन स्टॉक मार्केट में नुकसान हो रहा है ना, वो उसको आप किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे बाकी सारे फैसलों में। देखिए, मेरा जहां तक मानना है ये कि अगर 150 करोड़ रुपया पब्लिक सेक्टर कंपनी है आईआरसीटीसी, 150 करोड़ रुपया अपने एक जेब से दूसरे जेब में डालने के लिए, मुझे लग रहा है कि अगर इन सारे मूवमेंट्स पे, स्टॉक मार्केट की प्राइस के मूवमेंट पे अगर ध्यान दे करके पॉलिसी में परिवर्तन हो तो वो एक चिंता। लेकिन उससे ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि आखिर कन्वीनियंस फी जो कन्वीनियंस फी लगाया जाता है, वो कन्वीनियंस फी को लेकर के भी सवाल उठते हैं। और आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कन्वीनियंस फी अपने आप में एक ग्रे एरिया है जिसपे कोई खास क्लियर पॉलिसी हिंदुस्तान के अंदर में नहीं है। अगर आईआरसीटीसी टिकट के प्राइस पे या कोई सर्विस देने के लिए अगर चार्ज करती है, मान लीजिए कि आपने कुछ सामान लिया
कोई टिकट लिया या कुछ भी लिया, उसका एक अपना एक एमआरपी है। एमआरपी के अंदर में सबका कमीशन फिक्स्ड है, ठीक है। उसके बाद कन्वीनियंस फी आखिर क्यों लगता है? और बहुत सारे लोग इस पे समय समय पे इसके ऊपर में ऑब्जेक्शन उठाते रहे कि कन्वीनियंस फी एक्चुअली होना ही चाहिए। तो सबसे पहली बात यह कि कन्वीनियंस फी ही नहीं होना चाहिए, और अगर कन्वीनियंस फी कहीं जमा है तो उसके ऊपर में सरकार का अधिकार होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और कन्वीनियंस फी को लेकर के एक क्लियर पॉलिसी बनाने की जरूरत है, क्योंकि वो एक ग्रे एरिया बनने से बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स, बहुत सारे ऐप उसका गलत फायदा भी उठा रहे हैं। वो मनमाने तरीके से कन्वीनियंस फी चार्ज करते हैं और उसके बाद एमआरपी के ऊपर वो प्राइस देना पड़ता है। तो ये सारी चीजें भी हमें इस मुद्दे को सेंटर में रखते हुए जानना चाहिए कि आखिर उस पर क्लियर पॉलिसी कब आएगी। हाँ, मेरा एक आखिरी सवाल इस पे बस छोटा सा है, फिर हम एपिसोड को खत्म करेंगे। क्या आईआरसीटीसी और रेलवे के बीच में ये क्या पहले भी प्रॉफिट को लेकर से टसल हुए हैं कि ये पहली बार? देखिए, आईआरसीटीसी ऐसा नहीं है कि लॉस मेकिंग बॉडी, ऐसा नहीं है। आईआरसीटीसी का रेवेन्यू लगभग 2300 करोड़ 2020 में रहा रेवेन्यू, और अगर उसका प्रॉफिट देखें तो लगभग 525 करोड़ का प्रॉफिट है सिर्फ आईआरसीटीसी का। तो आईआरसीटीसी एक प्रॉफिट मेकिंग बॉडी है, तो जाहिर सी बात है कि उसका योगदान सेंट्रल रेवेन्यू में भी सरकार टाइम टू टाइम उसको ले सकती है। तो ये टसल कितना वाजिब है, और खासकर ये जो कल का लिया हुआ फैसला वापस लेना, उसके अगर संदर्भ में हम देखें तो हमें इस बात पे भी सवाल उठना चाहिए कि जो रेवेन्यू कलेक्शन है सरकार का, वो कहाँ से हो सकता है, और उसको कहाँ पे वो फैसले को अगर लेते हैं तो किन किन बातों का उनको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। आपको कैसा लगा हम जरूर जानना चाहते हैं। वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप अपने सवाल भी लिख भेजिएगा, अपने सुझाव भी लिख भेजिएगा, और कुछ किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं बातचीत करें तो उसे भी लिख भेजिएगा, हम कंसीडर करेंगे बातचीत के लिए। साथ में थे मनीष जी और हमारी इंटर्न सुरभि जो इसमें हेल्प कर रही थी हमारी। आप ललन टॉप देख रहे थे। गुड नाइट।